Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a chapter of class 11th which has been taken from the book Snapshot. The name of the chapter is Albert Einstein at School. So my dear student, here in this video session we are covering the question and answers of this chapter, and let me tell you one more thing is that this chapter is written by Patrick Pringle. So you can see here this is chapter number 4 and we are covering the question answers here, right? So let us begin. The first question that is given to us from NCERT book is, what do you understand of Einstein nature from his conversation with his history teacher, his mathematics teacher and the head teacher? आपने पूरा chapter पढ़ा and there you can get the conversation of Albert Einstein with a different teacher. Albert Einstein ने अपने multiple teacher से conversation करी. पहला स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि उन्होंने अपने हिस्ट्री टीचर से डिस्कशन किया, फिर दिखाया गया है कि मैथ्स टीचर से भी उनका डिस्कशन हुआ, फिर ये दिखाया गया है कि एल्बर्ट आइंस्टीन अपने हेड टीचर के पास भी जाते हैं जो उन्हें एक्सपेल कर देते हैं. तो सबसे पहला हिस्ट्री टीचर से उनका जो कॉन्वर्सेशन होता है तो उनकी जो लड़ाई होती है वो स्कूल में किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उस पर बेस्ड होती है, राइट. तो उनके हिस्ट्री टीचर उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें डेट्स लर्न करनी चाहिए. तो वो कहते हैं कि डेट्स तो हम लोग बुक में खोल के भी लर्न कर सकते हैं, फैक्ट्स तो बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन उनके पीछे की जो हिस्ट्री है, किस वजह से वो फैक्ट हो रहे हैं, क्या रीजन रहा हो उन फैक्ट्स का, वो हमें जानना जरूरी है. सो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड थिंग रादर दैन गेटिंग द फैक्चुअल नॉलेज. तो उनके हिस्ट्री टीचर्स उनसे थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं और उनका एक तरह का आर्ग्यूमेंट हो जाता है, वो बहुत ज़ोर से उसको डांटते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन को. वहीं दूसरी तरफ मैथ्स टीचर से उनकी कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है कि एल्बर्ट आइंस्टीन मैथ्स में बहुत अच्छे थे और उनके गुरु, उनके टीचर ने तो उनको ये तक कह दिया था कि मुझे लगता है आने वाले समय में तुम मुझे पढ़ाने वाले हो. तो उनको बहुत प्राउड था एल्बर्ट आइंस्टीन पे. फिर बताया जाता है कि जो हेड टीचर थे, हेड टीचर कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि जो एल्बर्ट आइंस्टीन का बिहेवियर है वो बहुत ही वियर्ड है, उन्हें टीचर से बात करने की तमीज़ नहीं है और जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से रेबल हो रहे हैं. तो उनका जो बिहेवियर है वो टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को ही इफेक्ट कर रहा है, उससे क्लास की जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो रही है. तो इसी वजह से उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन को एक्सपेल करने की बात कही थी. ऑल्दो एल्बर्ट आइंस्टीन खुद एक बहाना लेकर के जा रहे थे कि उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर और ज़्यादा रहना नहीं चाहते, राइट. सो हाउ वुड यू राइट योर आंसर इन द कॉपी? The conversation between Albert Einstein and his teacher shows that he was an honest student. अब एल्बर्ट आइंस्टीन ने जिस तरीके से अपनी हिस्ट्री टीचर से बात करी उसको देख करके ये लग रहा था कि he was very clear cut. मतलब वो कुछ छुपाना नहीं चाहते थे, वो सीधी सीधी बात करना चाहते थे कि देखिए मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ, मेरे मन में जो आता है मैं बोल देता हूँ, मैं चीज़ें घुमा फिरा करके नहीं बोलता. सो ये इससे हम देख पा रहे हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन एक ऑनेस्ट स्टूडेंट है, एक ईमानदार छात्र हैं. ही एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक्स, वो अपनी गलतियाँ, अपनी बड़ी बड़ी गलतियाँ और उनके जो फ्लॉज हैं, जो फॉल्सेस हैं उनके अंदर, उन सबको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ लर्न नहीं करी, हाँ मुझे लगा कि मुझे ये लर्न नहीं करना चाहिए, वो मेरी गलती है. और इस चीज़ के लिए वो बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं, हेजिटेट नहीं होते, एम्बैरस नहीं होते. वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने टीचर्स को बोल देते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ, राइट. दो हिज हिस्ट्री टीचर थॉट दैट ही वॉज अ डिसग्रेस, लेकिन उनके हिस्ट्री टीचर का मानना है कि वो एक बहुत बड़े धब्बा हैं इनके स्कूल्स के लिए और हर एक टीचर के लिए जिसने उनको पढ़ाया है. बिकॉज ही फेल टू लर्न द फैक्ट्स, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन फैक्ट्स को लर्न नहीं करते, वो कौन सा युद्ध कौन से ईयर में हुआ ये लर्न नहीं करते, वो फाइटर्स के नाम नहीं लर्न करते. तो ये बहुत ही वियर्ड चीज़ है क्योंकि वो किताबी नॉलेज लेना नहीं चाहते. ऑल्दो अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी भी जो टीचर थे उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, कभी इंसल्ट करने की कोशिश नहीं करी. वो तो सिर्फ सिंपल सा उनको बोलना चाहते थे कि फैक्चुअल नॉलेज इज नॉट नेसेसरी. ही ओनली सेड व्हाट ही फेल्ट, उनको जो भी महसूस होता था वो कह देते थे. और सच्ची बात तो ये थी कि जो भी कहते थे वो मन से कहते थे, वो सच था उनके हिसाब से, तो वो झूठ नहीं बोलते थे. इसी वजह से उन्हें बोला गया ही वॉज अ ट्रू पर्सन. द मैथमेटिक्स टीचर, अब हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स टीचर की कि उनकी कॉन्वर्सेशन से हमें क्या पता चलता है. ऑन दी अदर हैंड मीन्स वी आर गेटिंग इट इन कॉन्ट्ररी. ये कंपैरिजन दिखाया जा रहा है, एक तरीके का दो फेजेस दिखाए जा रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टीन की स्कूल लाइफ के, कि एक तरफ वो एक टीचर के लिए बहुत बुरे हैं और दूसरी तरफ वो एक टीचर के लिए बहुत अच्छे हैं. मैथमेटिक्स टीचर थॉट एल्बर्ट एज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो बहुत शानदार स्टूडेंट मानते थे, बहुत ही होशियार होनहार स्टूडेंट मानते थे एल्बर्ट आइंस्टीन को. और वो कहते थे ही कुड नॉट इवन टीच हिम एनी लॉन्गर एज
ही फेल्ट नाउ एल्बर्ट कैन टीच हिम वेल। उन्हें ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अब एल्बर्ट को नहीं पढ़ाऊंगा, एल्बर्ट तो खुद मुझे पढ़ा सकता है, उसको इतनी अच्छी नॉलेज है चीज़ों की। सिंस जैसे कि मैं बताया ही ऑलरेडी न्यू एवरीथिंग, उन्हें मैथ्स के बारे में सब कुछ पता था, बहुत फास्ट थे वो मैथ्स में, वो हर चीज़ मैथ्स के बारे में जानते थे और उन्होंने पहले ही सारे स्टूडेंट से पहले ही अपना सिलेबस खत्म कर लिया था। Now we come to the third conversation and that is related to the headmaster. Headmaster क्या चाहते थे? He wanted Albert to leave the school. वो चाहते थे कि एल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल को छोड़ दें, because it was nearly impossible to teach the other student in the presence of him. क्योंकि जब एल्बर्ट आइंस्टीन प्रेजेंट होते थे तो बाकी बच्चों को पढ़ाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था, लगभग इम्पॉसिबल, क्योंकि वो तर्क रखते थे और टीचर्स के पास उस चीज़ का आंसर नहीं होता था। एल्बर्ट वॉज अ बिट ऑफ अ रेबल। ऐसा दिखाया गया है कि एल्बर्ट बाकी बच्चों से बहुत अलग थे। ही वॉज अ काइंड ऑफ वन हु ऑलवेज ऑपोजिट्स अदर, बट ही वॉज अ गुड पर्सन एट हार्ट। वो एक महान इंसान थे, एक अच्छे इंसान थे, दिल के नेक इंसान थे। उनके अंदर कोई बुराई नहीं थी, वो किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे, वो किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहते थे, बस वो तर्क करते थे और लोगों को वो तर्क अच्छे नहीं लगते थे। सो आई होप स्टूडेंट की तीनों ही कॉन्वर्सेशन से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि एल्बर्ट आइंस्टीन दिल के बुरे नहीं थे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और वो फैक्ट्स को लर्न करना अच्छा नहीं समझते थे। वो सोचते थे कि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ लर्निंग फैक्ट्स। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट? अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 वेयर वी हैव गिवन द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्ब्स इंडिविजुअल टैलेंट। डिस्कस। जो स्कूल का सिस्टम है, जिस तरीके से एजुकेशनल सिस्टम हमारे यहाँ बनाया गया है या कहीं पे भी पूरे भारत के अलावा पूरी दुनिया में बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं कम करता है। कर्ब्स का मतलब है टू डिमिनिश, टू लेसन इट, राइट? इंडिविजुअल टैलेंट। अगर कोई बच्चा इंडिविजुअली टैलेंटेड है किसी पर्टिकुलर चीज़ में तो उसके टैलेंट को कहीं ना कहीं कम कर दिया जाता है। हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का है, तो आपको उस पर डिस्कशन करना था। इट्स ट्रू। देखो, जब हम लोग पढ़ने जाते हैं स्कूल में, राइट, तो क्या होता है, हम लोग को बोला जाता है कि मैथ्स भी पढ़ लो, साइंस भी पढ़ लो, फिजिक्स भी पढ़ लो, केमिस्ट्री भी पढ़ लो, बायो भी पढ़ लो, हिंदी भी पढ़ लो, इंग्लिश भी पढ़ लो। बट इफ़ आई फील लाइक मेरे को हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में इंटरेस्ट है, सो व्हाई शुड आई गो फॉर द अदर सब्जेक्ट? वी कैन गेट द बेसिक नॉलेज ऑफ दैट, बट हमें पूरा उसका होल सोल नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम किसी भी एक सब्जेक्ट में अच्छे नहीं होते तो वो पर्टिकुलर टीचर हमें डांटने लगता है। वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि हम किसी दूसरे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, राइट? तो हमारे स्कूल का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि वो चाहता है कि हम हर एक सब्जेक्ट में अच्छे हों, जबकि हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रोट मेमोराइजेशन अच्छी होती है। तो इसी वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम को इंडिविजुअल फोकस होना चाहिए कि बच्चे के अंदर किस चीज़ को लेकर के टैलेंट है। अगर उसकी आर्ट्स अच्छी है उसको आर्ट्स में भेज दो, अगर उसको बिजनेस की नॉलेज अच्छी है तो उसे कॉमर्स साइड भेज दो, अगर उसकी मैकेनिकल अच्छी है, राइट, उसकी रीजनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो उसको पीसीएम दिलवा दो। तो अगर हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे बच्चे के टैलेंट को समझें कि बच्चा किस लेवल तक चीज़ों को कर सकता है या वो किस चीज़ में हुनर है, तो हमें उसकी उस चीज़ को ब्यूटिफाई करना चाहिए। सो हाउ वुड यू राइट योर आंसर? एज पर दी चैप्टर। जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा तो चैप्टर में हम लोग को एक स्टोरी नरेट करी गई एल्बर्ट आइंस्टीन की, जिसमें एक स्कूल सिस्टम दिखाया गया और वहाँ पे स्कूल सिस्टम किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहा था? लर्निंग फैक्ट्स एंड डेट्स एंड नॉट लर्निंग आइडियाज़ बिहाइंड इट। वो फैक्चुअल चीज़ें लर्न करवा रहा था, जो सच्ची घटनाएं थी, कब हुई, किस साल में हुई, किसने कोई लड़ाई करी या क्या क्या चीज़ें हैं, उसको लर्न करवा रहा था। लेकिन उसके पीछे की साइंस क्या थी उसको कभी समझाने की कोशिश नहीं करी गई इस चैप्टर में, स्कूल सिस्टम में। Rather than highlighting the fact that they had such a brilliant student among them, the Albert was expelled from the school by his headmasters. एक बहुत ही weird चीज़ ये हुई कि एक ऐसा स्टूडेंट एल्बर्ट आइंस्टीन जो कि लिटरली नॉलेजेबल था, जो काबिले तारीफ था, उसको हर जगह ले जा करके एक एग्जाम्पल नहीं बनाया गया, उसका एक एग्जाम्पल सेट नहीं किया गया, बल्कि उसको बोला गया कि तुम स्कूल के लिए एक धब्बा हो, अगर तुम स्कूल में रहोगे तो इट वुड बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, ना बच्चे पढ़ पाएंगे और ना ही टीचर पढ़ा पाएंगे, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए। तो टीचर ने उन्हें अपलॉड करने के बजाय, उन्हें प्रेस करने के बजाय स्कूल से निकाल दिया, राइट? सो ये है स्कूल सिस्टम कि एक इंडिविजुअल बच्चे को जो रेबल करता है, जो क्रिटिक करता है, उसको एक्सपेल कर दिया गया स्कूल से। सो ये क्या दिखाता है? दिस टेल्स अस हाउ द स्कूल वाज ओनली कंसर्न्ड विद इम्पार्टिंग बुकिश नॉलेज।
ये हमें दिखाता है कि कैसे एक स्कूल सिर्फ इस चीज़ पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है कि हम बुकिश नॉलेज को कैसे इम्पार्ट करें बच्चों को. This type of education continues to exist today when children's talents are shunned and favor grades and marks. तो अब इस तरह का स्कूल सिस्टम जो है ना, उसमें क्या किया जाता है, बच्चों के टैलेंट के ऊपर उनको जज नहीं किया जाता, बल्कि उनको उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितना वो स्कोर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जज किया जाता है. बट ऑब्वियसली चीज़ है कि अगर हम क्रिकेट्स में अच्छे हैं तो हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो सकते, या हो सकता है दोनों में अच्छे हों, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है. तो हमेशा बच्चों को उनकी मार्क्स के बेसिस पे, ग्रेड्स के बेसिस पे ही जज किया जाता है, उनकी बाकी अदर टैलेंट के बेसिस पे नहीं. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके से सेटअप किया गया है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन, उनको एक अपमानजनक वस्तु माना गया है और उनको बोला गया है कि दे आर नॉट फिट फॉर अ स्कूल सिस्टम. वो रेबल हैं, वो विरोधी हैं, जिनकी प्रेजेंस बहुत ही परेशानी पैदा कर देती है. whose presence makes it difficult for the teacher to make classroom environment healthy and good. I would not write unhealthy, I would love to write healthy and good. इनकी प्रेजेंस से क्लास का माहौल ख़राब हो जाता है, इनकी प्रेजेंस से क्लास का माहौल अनफिट हो जाता है और टीचर्स को बहुत डिफ़िकल्टी होती है क्लास का एनवायरनमेंट हेल्दी क्रिएट करने में. एंड दे ऑल्सो आर पार्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, दे क्रिएट डिस्टर्बेंस, राइट, दे क्रिएट डिस्टर्बेंस. ओके, नाउ I hope this is quite clear to everyone. Now we will move ahead and we'll look for another question, that is question number 3. How do you distinguish between information gathering and insight formation? चीज़ों को इकट्ठे करना और खुद चीज़ों को डेवलप करना अपने अंदर, दोनों में कैसे डिफरेंस है, ये कोई भी कर सकता है. सपोज हम लोगों ने 4 किताबें पढ़ी, हम लोगों ने 4 जगह इंटरनेट पे सर्फिंग करी और हम लोगों के पास एक लिस्ट तैयार हो गई चीज़ों की, बट दैट्स नॉट गुड. किसी चीज़ के पीछे का जो बेसिक नॉलेज है या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. जब हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं तो हम एक तरह का रोड मेमोराइजेशन कर रहे होते हैं, लेकिन जो इनसाइट फॉर्मेशन होती है, जो चीज़ हमारे अंदर से आती है, उसको हम डेवलप करते हैं, वो हमारी स्किल होती है, राइट. उससे हमने समझा होता है और उसके 4 अलग एस्पेक्ट्स देखे होते हैं. तो अब आप इसको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम इसको बहुत सिंपल तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. चीज़ों को पढ़ना, उसकी बेसिक नॉलेज लेना, फिर उसे समझना और उसकी 4 अलग अलग फैक्ट्स रख करके उनको नोटिस करना कि क्या ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, दैट इज़ इनसाइट फॉर्मेशन. और अगर हम चीज़ों को सिर्फ रट्टा मार रहे हैं तो दैट इज़ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, nothing else. So there is a basic and noted difference between the concepts of gathering information and insight, forming insight, right? What is that? Collecting data and facts is referred to as information gathering. हम चीज़ों को गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले लेके अपनी पाइल्ड अप कर रहे हैं. It refers to knowledge of specific events or situation gathered or obtained through communication. हमने किसी से बात करी, हमने उसे अपने दिमाग में बिठा लिया. हमने किसी दूसरे पर्सन से बात करी, हमने उसको अपने दिमाग में बिठा लिया. हमने कोई स्टोरी पढ़ी, हमने उसको अपने दिमाग में बिठा लिया, राइट. तो ये चीज़ें हमारे पास पाइल्ड अप हो रही हैं और हमारे पास एक लंबी चिट्ठी तैयार हो रही है जिसको हमने अपने दिमाग में स्टोर कर लिया, राइट. तो हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी है कम्युनिकेशन करके, सर्व करके, दैट्स इट. ये एक तरह का पैसिव प्रोसेस है विद अ लो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग, और इस चीज़ से हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग कभी भी डेवलप नहीं हो सकती. इट इज़ इवन अ मैकेनिकल अप्रोच दैट सपोर्ट्स रोड मेमोराइजेशन, और इस तरीके से सिर्फ हम लोग रट्टा मार ही कर सकते हैं, नथिंग एल्स. बट गेटिंग फॉर्मेशन ऑन अदर हैंड, अगर हम हमारा इनसाइट फॉर्मेशन करते हैं, आई वुड लव टू राइट हियर इनसाइट फॉर्मेशन अगर हम लोग करते हैं, अपने आप को इनबिल्ड करते हैं, इट रेफर्स टू वंस वे ऑफ सीइंग थिंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग. जब हम टॉपिक को बहुत कोर तक जा करके समझते हैं कि आखिर ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ. जैसे एप्पल्स के बारे में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि एप्पल नीचे आया तो उससे ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया. अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? अर्थ जो अपनी ओर खींचने के लिए एक बल लगाती है, दैट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये तो एक हम लोगों ने रोड मेमोराइजेशन कर लिया. लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है?
अगर हम इसको डीप में पढ़ते हैं और क्या ये सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि कोई भारी चीज़ फेंकने से जल्दी नीचे आ जाती है और जो हल्की चीज़ होती है वो देर में नीचे आती है, ये क्यों हो रहा है, इसके मल्टीपल फैक्ट्स को जानते हैं, तो वो होती है हमारी कोर अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक को लेकर के जो हम अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। तब हमें 4 चीज़ों की नॉलेज हो रही है और वो हमने अपने अंदर फॉर्म करी है, राइट। सो दिस इज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द ट्रू नेचर ऑफ अ सिचुएशन। अब हम समझ गए कि आखिर मेन मसला क्या था, क्यों हल्की चीज़ और भारी चीज़ दोनों में अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। किसी चीज़ को हम फेंक रहे हैं तो वो देर में नीचे आ रही है और किसी चीज़ को हम फेंक रहे हैं तो वो जल्दी नीचे आ रही है। क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं? पानी में जाने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा स्लो क्यों हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आने लगी एज अ रिजल्ट, और जब हमें ये समझ में आने लगा, इट मे वरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर डिपेंडिंग ऑन पीपल अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रास्पिंग थिंग्स। तो हमें समझ में आता है कि अच्छा अब हमारी नॉलेज बढ़ रही है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डेवलप करता है, उनके IQ लेवल पर डेवलप करता है कि कौन कितनी जल्दी चीज़ों को समझता है और कितनी देर से चीज़ों को समझता है कौन, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कैसे चीज़ों को ग्रैस्प करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। Still, if you people have any doubt, you may comment me in the comment section and ask your doubts. Apart from this, if you haven't subscribed our channel yet, please do subscribe it, and if you are really liking it, do not forget to like it and share it as much as possible. Thank you and bye-bye.